येते. उद्या तुमची दिल्लीमध्ये बैठक होणार आहे. राहुल गांधी आणि अध्यक्ष खडगे यांच्यासोबत पक्षवाढीसाठी बैठक होणार आहे का? कुठले महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे महाराष्ट्रामध्ये, विशेष करून काँग्रेस पक्षवाढीसाठी आगामी निवडणुकीत? देशभरातल्या जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांना पक्षाचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, तद्वतच विरोधी पक्षनेते सन्माननीय राहुल गांधीजी हे देशभरातील सर्व जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षांना भेटत आहेत आणि 3 तारखेला महाराष्ट्राचे जिल्हाध्यक्ष जे आहेत यांची भेट नव्याने निर्माण झालेल्या इंदिरा भवन या काँग्रेसच्या मुख्यालयामध्ये त्यांची भेट ही पक्षश्रेष्ठीसोबत होत आहे. संवाद हा जिल्हाध्यक्षांशी होणं आणि पक्षामध्ये मोकळेपणानं राहणं ही काँग्रेसची परंपरा राहिली आहे आणि देशभरातल्या जिल्हाध्यक्षांशी बोलल्यानंतर गुजरात या ठिकाणी होत असणाऱ्या महाअधिवेशनामध्ये काही निर्णय आणि त्या आशयाने त्या फीडबॅकच्या अनुसार एक संवाद हा अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या अधिवेशनामध्ये हा होणार आहे. त्यामुळे एकंदरीत संवाद प्रक्रिया यामागे हा शुद्ध स्वरूपाचा हेतू आहे. भाजपमध्ये कोण काय म्हणतंय, मंत्री कोण होणार आहे, काय होणार आहे कोणालाच माहित नाही राहत. जिल्हाध्यक्षांनाही माहित नाही राहत, जे राज्याचे अध्यक्ष आहेत त्यांनाही माहित नाही राहत, बावनकुळे साहेबांनाही माहित नव्हतं की ते मंत्री होणार आहे की नाही होणार आहे. इतका संवादाचा अभाव हा भाजपमध्ये आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये जो एक संवादाची जी शैली आहे, चर्चेची जी एक प्रक्रिया राबवल्या जाते त्याचाच हा एक भाग म्हणून उद्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्ष जे आहेत हे पक्षश्रेष्ठीसोबत चर्चा करणार आहे आणि त्या चर्चेतून चर्चेच्या साधक बाधकतेतून आगामी काळातील धोरणं आणि भूमिका ही अहमदाबादच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये ठरवल्या जाणार आहे. याकडे कसं पाहतात? कारण की प्रेक्षक तर पैसे देऊन त्या संपूर्ण शोला आले, त्यानंतर प्रेक्षकांना हा नाहक त्रास देण्याचं काम पोलिसांकडून. सेन्सर बोर्डावर विश्वास नसणारा आणि शासकीय प्रमाणपत्र जे आहेत त्याच्यावरही विश्वास नसणारा आणि कोणत्याही जो ढाचा आहे संविधानाचा आणि शासकीय जी एक पद्धत आहे, जी सभ्यतेची पद्धत आहे, जी माणुसकीची पद्धत आहे, जे संकेत आहे, या सगळ्यांना हे सरकार पायंदळीत तुडवत आहे. हम करे सो कायदा ही यांच्या वागण्या मागची जी भूमिका आहे ती या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांच्या निदर्शनास येते आणि हे कुणाल कामराच्या संदर्भात अशा स्वरूपात कारवाई करण्याचं कारणच काय, तर त्यांना या देशातल्या नागरिकांना घाबरायचं आहे, त्यांना भीती दाखवायची आहे. आणि हम करे सो कायदा की तुम्ही जर काही पण बोलाल आणि कोणतं पण चुकीचं ऐकाल तर आम्ही तुम्हाला सोडणार नाही, हा संदेश त्यामागचा आहे. मात्र हा संदेश देत असतानाच कोरटकर एवढ्या खालच्या पातळीवर बोलला, तुम्ही त्याचं काय करणार आहात? राहुल सोलापूरकर इतका अश्लील आणि इतक्या घाणेरड्या भाषेत महाराष्ट्राची आणबाण छान छत्रपतींबद्दल बोलतो, या दोघांवर काहीच कारवाई करत नाही आणि कुणाल कामराच्या कारवाईच्या अनुषंगानं एवढा विचित्र आणि विकृत पद्धतीने समोर जात आहे. यामध्ये त्यांचा जो अजेंडा आहे हा अजेंडा आपल्या सगळ्यांच्या समोर स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही. या कामरांच्या संदर्भात जे काही बोलत आहेत त्यातलं 1% तरी राहुल सोलापूरकर आणि कोरटकर बद्दल केलं तर आम्हाला आपण खरंच कायद्याने चालत आहात असं म्हणता येईल. कुणाल कामराचे जे पुढचे शो होणार आहेत विशेषतः महाराष्ट्रात मुंबईत ते बेकायदेशीर पद्धतीने ऊस देणार नाहीत असा एक प्रकारे फतवा सरकारने काढलेला दिसतोय. तर कुणाल कामरा कायद्याच्या चौकटीत राहून जर असे शो करणार असेल तर काँग्रेस संरक्षण देणार. घाशीराम कोतवाल नाटक जेव्हा हे समोर आलं तेव्हा घाशीराम कोतवालांच्या नाटकांचेही प्रयोग होऊ देणार नाही हे सांगणारी ही जमात होती. आता नव्यानं घाशीराम कोतवाल नाटकाला विरोध करणारे लोक हे कुणाल कामराच्या निमित्तानं हे समोर आलेले आहेत. त्यांनी आता जो नरेंद्र मोदीजींनी जो 15 दिवसापूर्वी ब्रॉडकास्टमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत टीका ही झाली पाहिजे, उपहास हा झाला पाहिजे आणि जेवढी कठोर टीका असेल, जेवढा उपहास असेल तेवढी लोकशाही प्रगल्भ आणि मजबूत होईल, हे त्यांनी जे सांगितलं होतं त्यांचं अनुकरण आता राज्यातलं त्यांना मानणारं सरकार करणार आहे का, हा माझा प्रतिप्रश्न या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारलाच आहे. काँग्रेस संरक्षण देणार कामराला. मी आपल्याला जो विषय सांगितला याच्यामध्ये संरक्षण देणे आणि न देणे हा विषयच नाही. सरकार कसं विचित्र वागतंय हा त्यामागचा हा आशय आहे. आणि जो घाशीराम कोतवालच्या निमित्तानं जी एक चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली होती त्या चळवळीच्या अनुषंगानं
पुन्हा एकदा प्रयत्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र यांना नुसतं हवेत गोळीबार करण्याची सवय आहे आणि लोकांना घाबरवण्याकरता हा सगळा कारस्थान ते करत आहेत. मूळ मुद्दे जे आहेत त्या मूळ मुद्द्यावर न बोलता अशा सर्व गोष्टींवर ते बोलत आहेत. तुम्ही काशीराम कोतवाल नाटकाची तुलना पुन्हा कामराच्या शोशी करता का आणि तशी चळवळ परत एकदा उभी राहिली पाहिजे असं वाटतं का? तशी काशीरामच्या वेळेस आहे. काशीराम कोतवाल नाटकामध्ये अनेक विडंबनात्मक प्रसंग त्या ठिकाणी होते, अनेक विडंबनात्मक कॅरेक्टर त्या ठिकाणी होते. साक्षात तेंडुलकरांचं ते नाटक, जब्बार पटेल, मोहन आगाशेजी असतील यांनी सादर केलेली कलाकृती, यामध्ये सत्य होतं, वास्तव्य होतं आणि विडंबनाही त्यामध्ये होती. आणि आताही कुणाल कामरांनी विडंबनेचा तोच धागा हा पकडलेला दिसून येतो. सर हिंदी में जाना चाहिए. आज लोकसभा से वोट बिल को लेकर सरकार ने डिबेट किया है, तो इस बिल को आप किस तरह देख रहे हैं? सरकार कह रही कि ये मुसलमान की बिल है. भू सुधार को लेके भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और देश को जब आजादी मिली तब केवल 1% लोगों के पास 99% जो जमीन थी वो उनके पास थी. मगर उसके बाद जो भू सुधार हुए उस भू सुधार से एक बड़े तबके के पास, एक बड़े वर्ग के पास आज किसानी और खेती है, ये देखने को मिलता है. सर्वप्रथम इसमें विनोबा भावे जी ने आजादी के तत्काल तुरंत पश्चात उन्होंने भूदान यज्ञ की एक मुहिम चलाई थी. रामचंद्र रेड्डी जी ने पोचमपल्ली में 2000 एकड़ जमीन देने के बाद बहुत बड़े तादाद पर पूरे देश भर से भूदान में जमीन मिली और विनोबा भावे जी ने ग्राम सभा में बैठ के भूमिहीन पिछड़े वर्ग को, आदिवासी को और जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन देने का पहला काम किया. उस पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कस्ता है उसको जमीन देने का वादा करते हुए एक कुल का कानून जो है वो लाकर उन्होंने और लोगों को मालिक बनाने का प्रयास किया और प्रयास ही नहीं किया तो एक कानून बनाया. उस पश्चात सीलिंग एक्ट लाकर उन्होंने और ज्यादा लोगों को जमीन देने का काम किया. उस पश्चात इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ के तहत जो सरकारी जो जमीन है, जो गायरान जमीन जो है, ई क्लास जो जमीन है, एफ क्लास जो जमीन है, उसके पट्टे उन्होंने और भूमिहीनों को देने का वहां पर काम किया. उसके बाद पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर होते हुए सोनिया जी ने भी वहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट लाकर आदिवासियों को और 75 साल से ज्यादा जो जमीन फॉरेस्ट की कस रहे उनको जमीन देने का काम किया. तो ये सभी कानून जो बने थे जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन देने का काम किया. तो भू सुधार में एक बहुत बड़ा काम और एक प्रयास हुआ है. रही बात जो वक्फ बोर्ड के कानून के साथ जब संविधान सभा बैठी थी तो संविधान सभा ने जो धार्मिक स्थल है जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन है, इनके संस्थान को विशेष अधिकार के तहत कुछ हक दिए थे. और इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में जैसे छत्रपति परिवार है उन परिवार को भी जमीन के बारे में उन्होंने विशेष अधिकार प्रदान किए थे. देश भर में ऐसे विशेष कानून जो है वो बने हुए हैं. अब ये पूरे कानूनों की एक साथ समीक्षा न करते हुए केवल वक्फ बोर्ड के ही कानून की समीक्षा करने के पीछे उनका षड्यंत्र है कि देश में जो पोलराइजेशन जो है वो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसको करना उनका मकसद है. और वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सीधा जो है वो बिल्डर और किसी प्राइवेट कंपनी को देने का भी उसके पीछे उनका षड्यंत्र हो सकता है. जैसे बंबई में धारावी, पूरी की पूरी धारावी ये अडानी को दी जा रही है और उसके साथ साथ बंबई की काफी जो जमीनें हैं वो अडानी को दी जा रही है. वैसे ही कहीं ना कहीं षड्यंत्र इस वक्फ बोर्ड का नाम आगे करते हुए और इस सुधारणा के साथ कहीं इसी तरीके से वो करने का इसके पीछे उनका प्लानिंग हो सकता है. सर लेकिन सरकार कह रही है कि ये मुस्लिम के पक्ष में ये बिल है, लेकिन विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है कि ये आपके विरोध में. विपक्ष कहीं नहीं, सरकार विपक्ष का आरोप लगा है कि वोट की राजनीति कर रही है. सर इससे जोड़ के संसद में रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस की झांसे में नहीं आए, वो आपको गुमराह कर रहे हैं. दूसरा अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ कमेटी बनाती है. उनके पास कांग्रेस के पर अटैक करने सिवा उनके पास कुछ नहीं है. पिछले 11 साल से मोदी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है और उनके पास मेजॉरिटी भी है, उनका अलायंस भी उनके साथ है. वो उनके अलायंस के साथ चर्चा करे और उनके पास मैंडेट है, उस मैंडेट के साथ आगे बढ़े. कांग्रेस गुमराह करने का सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये सारे जो कानून बने उस कानून को बनाने में और उस कानून का निर्वाह करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस है. उस कांग्रेस की लीगेसी उनके पास है और उस लीगेसी के साथ हर बिल का और हर जो कानून बना है उसका पक्ष रखने का पूरा नैतिक और
जो एक सफर के साथ परंपरागत अधिकार कांग्रेस के पास है और ये वक्फ बोर्ड के भी साथ उसी जिम्मेदारी का निर्वाह कांग्रेस कर रही है। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अभी तक अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं बताई हुई है। क्या एमबीए में वक्फ बिल को लेकर सहमति है या अभी भी कुछ विवाद है? इंडिया अलायंस की 2 दिन पहले जो बैठक हुई और आज सुबह भी इंडिया अलायंस के साथ एक अंतर्गत चर्चा हुई, उसमें जाहिर है कि शिवसेना ने अपना पक्ष वहां रखा होगा। भाजपा जो है वो फोड़ो तोड़ो राजनीति करने वाला एक सोच है, उनके इजाजत में शिवसेना नहीं आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे बाला साहब के विचारधारों पर चलेंगे या तो फिर राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे? राहुल गांधी का जो रास्ता है वो सबको साथ लेके चलने का रास्ता है, बिना डर बेखौफ होकर बेबाकी के साथ आगे बढ़ने का है। और संविधान का जो रास्ता है वो संविधान के रास्ते राहुल गांधी जी जा रहे हैं और संविधान के रास्ते में भारत के जो आध्यात्मिक परंपरा है वो भी संविधान के तहत कहीं ना कहीं जुड़ी है और प्रबोधनकार ठाकरे के भी जो विचार है वो विचार भी संविधान के विचार के साथ जुड़ी हुई है। तो ये रास्ते से यदि शिवसेना जा रही है, ऐसा उनका इशारा होगा तो उसमें कोई गलत नहीं है। सर, आपको लगता है एनडीए, हालांकि एनडीए सरकार को पेश बिल कर दिया है, एनडीए के पास वो आंकड़ा है क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव भी है, चंद्रबाबू नायडू, क्या आपको लगता है कि बिल के समर्थन में करेंगे? पिछले हफ्ते में नरेंद्र मोदी जी 11 साल के बाद पहली बार संघ के मुख्यालय गए और उनका वहां जाना यानी उनकी कुर्सी का डगमगाना जो है उसका सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि कुर्सी डगमगा रही थी तभी उनको आरएसएस की याद आई और कहीं ना कहीं जो कुर्सी है उसमें उलटफेर होने वाला है ये उनके समझ में आया, इसलिए वो दौड़े दौड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पे गए। तो कहीं ना कुछ वहां पर गड़बड़ है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ये संघ के मुख्यालय गए। वो औसतम वहां जाते नहीं, मगर जब उनको कुर्सी में बैठना होता है या कुर्सी डगमगाती है तब उनको आरएसएस की याद आती है। तो उनके उस विजिट में ही कहीं ना कुछ आने वाले साल 1.5 साल में कुछ होने वाला है, इसका पक्का इशारा उनको मिला था, इसलिए वहां गए थे। वक्फ बिल को आरएसएस भी पूरी तरह से समर्थन नहीं कर रहा, ये दावा संजय राउत ने किया है, आपकी क्या जानकारी? मैं कांग्रेस का हूं, इसलिए आरएसएस में क्या चल रहा है ये मुझे कुछ उसकी खबर नहीं होती। सर, बावनकुले जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी बिल पास होगा, महाराष्ट्र में जो हिंदुओं की जमीन है, किसानों की जमीन हड़पी गई है वक्फ के जरिए, वो हम सबसे पहले रिकवर करेंगे। जो देश बंबई की जो जमीन है वो अडानी को जो दे दिया आपने, उसकी भी याद करो। और पूरा कोकण जो है वो चुनिंदा पूंजीपतियों को जो वो दे रहे हैं उसकी भी तरफ एक नजर डालो। और जो जमीनें जो है वो जमीनें हिंदू तीर्थ स्थल के पास भी है, छत्रपति परिवार वालों के लोगों के पास भी है, मंदिरों के भी पास है, गिरजाघरों के भी पास है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी जमीनें कुछ ही लोगों के पास है, मगर आए दिन हर चीज में हिंदू मुस्लिम करने की आदत ये भाजपा को पड़ी हुई है। सर, एक और सवाल है कि कुणाल कामरा को जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की थी, उनको लगा था तीसरा समन जारी किया गया पुलिस द्वारा, जो जांच में सामने नहीं आया, उनका कहना है कि जान को खतरा है, क्योंकि वही शिवसेना कह रही है कि अगर मुंबई में आएंगे तो हम बहुत शिवसेना स्टाइल में स्वागत करेंगे। क्या मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस उनको सपोर्ट करिए अगर मुंबई में जांच को? कानूनन कारोबार चलना चाहिए। और रही कुणाल कामरा, तो कुणाल कामरा एक कलाकार है, उनकी एक अभिव्यक्ति है और उस अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने बात की है। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई इसमें रोल नहीं है और इसमें या शिंदे सेना का कोई रोल नहीं। एक कलाकार अपनी बात रखता है तो कानून के दायरे में रखता है तो ठीक है, कानून के दायरे में नहीं है तो आप उस पर जो कार्रवाई वो कर सकते हो। उसके लिए सेंसर बोर्ड बने हुए, तमाम कानून उसमें बने हुए, मगर हम करे सो कायदा और हमारे खिलाफ किसने बोलना नहीं चाहिए, ये उनका जो अहंकार है और ये उनकी जो दबंगाई है वो इसके पीछे है। और पुलिस भी जो है वो पुलिस भी कहीं ना कहीं उनके चुंगल के साथ वो जैसा बोलेगी उसी प्रकार से वो डिगी बिल्ली की तरह पुलिस का भी बर्ताव है। मेरी पुलिस से भी अनुरोध है कि आपका जो मूल किरदार है महाराष्ट्र पुलिस, बॉम्बे पुलिस, जो पूरे विश्व में जिसकी गरिमा है उसके हिसाब से वो काम करे। और रही महाराष्ट्र सरकार, तो जेल में जाके अब वहां पर जो है वो गुंडागर्दी होने लगी, वहां गैंग वॉर होने लगी है। तो महाराष्ट्र सरकार को इस बात की तरफ भी देखना चाहिए कि उनकी पुलिसिंग जो है
वो कितनी अभी कठपुतली बन गई है, उस पर उन्होंने चिंता करना चाहिए। इकबाल साहब, महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है महाराष्ट्र में? नहीं, वो तो आज एक घटना का ट्रेन में देखा, मुंबई वो- पुरान ट्रेन में देखा, शिकायत में। वो तो औरंगजेब का कारोबार और ये कारोबार में ही ये सारा तो पहले हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। सर, एक लास्ट सवाल है। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की फिल्म भारत में रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। मंत्री कह रहा है कि हम पब्लिश नहीं होने देंगे, पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वो सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया बना हुआ है और सेंसर ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन के बाद कल्चर एक्सचेंज की कोई आज ही कोई सिनेमा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं है। मगर कुछ लोग हैं कि जिनको कुछ धर्म विशेष के और कुछ देश का नाम लिए बिना उनकी राजनीति नहीं चलती, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत वो आए दिन ऐसे बयान करते रहते हैं। पाकिस्तानी चित्रपटांविषयी असणारी भूमिका. सेन्सर बोर्ड ऑफ इंडिया हे प्रमाणपत्र देऊन कोणता पिक्चर चालावा नाही चालावा याकरता एक भारत सरकारने एक गठीत केलेली एक एजन्सी आहे आणि त्या अनुषंगानं त्या प्रमाणपत्राच्या अनुषंगानं इथे प्रयोग हे होणं न होणं हे अवलंबून असतं। राहिला विषय तर कल्चर एक्सचेंज हा खूप जुना विषय आहे आणि या विषयाच्या अनुषंगानं भारतातले कलाकार देशात अनेक वेगवेगळ्या देशात जाणे, अनेक वेगवेगळ्या देशातल्या लोकांनी भारतात येणे ही काही जुनी पद्धत आणि परंपरा ही आपल्या भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून ही राहिलेली आहे। मात्र पाकिस्तानचं नाव घेतल्याशिवाय किंवा काही इतर धर्माचं नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचं राजकारणच चालत नाही अशा लोकांना अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केल्याशिवाय कुठलंही गत्यंतर नसतं आणि हा त्यांचा जो प्रयत्न आहे हा केविलवाणा आहे, एवढंच मी या निमित्ताने म्हणेन। जाएगा तो